नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। आज का एपिसोड नेहा जी की डरावनी कहानी पर आधारित है, जिसे आप उन्हीं की नज़र से सुनेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट देकर सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और शहर लिखें। अब बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जिसे खुद अपनी आंखों से महसूस करने वाली लड़की, हमारे ही गांव की रहने वाली नेहा है। हाल ही में मेरी उससे मुलाकात हुई और उसने मुझे पूरी कहानी बताई। नेहा एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। घर की हालत ठीक नहीं होने की वजह से उसके पिता के साथ साथ वह भी अमीर लोगों के घरों में काम करके पैसे कमाती है। गांव में केयर टेकर जैसी कोई नौकरी नहीं होती, इसलिए मजबूरी में वह शहर जाकर यह काम करती है। इस बार उसे राजस्थान से निकलकर बेंगलुरु के एक बहुत ही अमीर परिवार के यहाँ केयरटेकर की नौकरी मिली, जहां मोटी सैलरी ऑफर की जा रही थी। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पता चला कि उससे पहले काम करने वाली केयरटेकर की अचानक रहस्यमयी मौत हो चुकी है। घर वालों ने बस यही बताया कि वह छत से गिर गई थी और यह एक सामान्य हादसा था। मगर नेहा को अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। जैसे ही उसने काम शुरू किया, पहली ही रात से उसे अजीब अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। घर का बेटा, जो पहले एकदम तंदुरुस्त और ताकतवर था, पिछले 2 साल से व्हील चेयर पर था। डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नेहा ने 2 दिन के अंदर ही समझ लिया कि उसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति लगी हुई है। एक शैतानी लड़की की आत्मा, जो उसे किसी से मिलने नहीं देती थी। कोई उसके पास जाता तो अजीब घटनाएं होने लगती थीं। इसी डर की वजह से पहले वाली केयरटेकर की जान चली गई थी। लेकिन नेहा गांव में पली बड़ी थी और इन सब बातों को समझती थी। उसने हिम्मत नहीं हारी और घर के मालिक को पूरी सच्चाई बताई। उन्हें समझाया कि यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक भयानक साया है। धीरे धीरे उसने पूजा पाठ और सही तरीकों से उस आत्मा को हटाने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद हालात थोड़े संभले और बेटे की हालत में भी सुधार दिखने लगा। 3 महीने बाद नेहा वापस गांव लौटी और हमें सारी घटना बताई। जाते वक्त वह सिर्फ पैसे कमाने निकली थी, लेकिन वहां उसने मौत को बहुत करीब से देखा। एक ऐसा घर जहां कुछ महीने पहले एक लड़की की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। उसी घर में रहकर उसने खौफनाक सच्चाई का सामना किया। शुरुआत में उसे भी डर लगा, लेकिन हिम्मत और समझदारी से उसने उस परिवार की मदद की और आज वह सुरक्षित है। इस घटना ने उसे अंदर तक हिला दिया, लेकिन उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान डट जाए तो किसी भी डर का सामना कर सकता है। नेहा के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि पैसों की जरूरत इतनी ज्यादा थी कि कम आमदनी में उसका और उसके परिवार का गुजारा मुश्किल हो रहा था। जबकि इस नौकरी में उसे जरूरत से कहीं ज्यादा पैसे मिल रहे थे, इसलिए वह किसी भी हालत में यह काम छोड़ना नहीं चाहती थी। मजबूरी और हालातों ने उसे गांव से दूर बेंगलुरु जाने के लिए तैयार कर दिया। एक एजेंसी के जरिए उसे उस घर तक पहुंचाया जा रहा था। नेहा अपने परिवार को भारी मन से अलविदा कहकर गाड़ी में बैठ गई। उसका मन बिल्कुल नहीं था जाने का, लेकिन जिम्मेदारियों के आगे उसकी भावनाएं हार गईं। कुछ ही देर में गांव पीछे छूट चुका था और वह एक नए सफर की ओर बढ़ रही थी। कुछ घंटों बाद गाड़ी शहर की तरफ बढ़ने लगी। पीछे की सीट की खिड़की से नेहा बाहर की चहल पहल देख रही थी। सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां, ऊंची इमारतें और भीड़ भाड़ उसे हैरान कर रही थीं। यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि वह पहली बार इतने बड़े अनजान शहर में कदम रखने जा रही थी। जहां एक तरफ उसका शांत गांव था, वहीं अब वह शोरगुल भरे शहर में पहुंच चुकी थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने आकर रुक गई। नेहा उतरकर गेट के सामने खड़ी हो गई और गौर से उस घर को देखने लगी। शाम के वक्त वह घर बेहद वीरान और शांत लग रहा था। उसने ध्यान दिया कि आसपास कोई दूसरा घर नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ सिर्फ जंगल फैला हुआ था। वहां की खूबसूरती के साथ एक अजीब सा सन्नाटा भी था, जिसे वह साफ महसूस कर पा रही थी। ड्राइवर के जाते ही नेहा गेट खोलकर घर की तरफ बढ़ी और दरवाजे के पास पहुंचकर दस्तक दी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उसका दिल अचानक वहां से लौट जाने को कह रहा था। तभी दरवाजा खुला और करीब 60 साल का एक आदमी उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। नेहा ने अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए पूछा, क्या आप ही अशोक चंद हैं? कार्ड देखकर उसने हामी भरी और उसे अंदर आने का इशारा किया। नेहा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए घर के अंदर पहुंची,
बाहर से जितना खूबसूरत घर था, अंदर भी उतना ही आलीशान दिख रहा था। लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। वहां सिर्फ दो नौकर श्याम और राधा काम करते नजर आए। उनके अलावा कोई और सदस्य दिखाई नहीं दे रहा था। महंगे फर्नीचर और सजावट के बावजूद घर में एक सूना खालीपन महसूस हो रहा था, जैसे यहां बरसों से कोई न रहता हो। नेहा को अंदर से अजीब सा एहसास हो रहा था। तभी अशोक चंद उसे एक कमरे में ले गया, जहां करीब 30 साल का एक आदमी व्हीलचेयर पर बैठा किताब पढ़ रहा था। कदमों की आहट सुनते ही उसने सिर उठाकर नेहा की तरफ देखा, और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव शुरू होने वाला था। जब उस शख्स ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने अशोक चंद और नेहा खड़े नजर आए। वह नेहा को कुछ नाराजगी भरी नजरों से घूरने लगा। तब अशोक चंद ने कहा, यह नेहा है, अब से यही तुम्हारी नई केयरटेकर होगी और तुम्हारा ध्यान रखेगी। फिर उन्होंने नेहा की तरफ देखते हुए कहा, यह मेरा बेटा रोहन है, आज से तुम्हें इसकी केयरटेकर बनकर अपनी ड्यूटी निभानी है और मेरे ना रहने पर इसका पूरा ख्याल रखना है। यह सुनते ही रोहन रूखे लहजे में बोला, डैड, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, प्लीज इसे अभी मेरे कमरे से बाहर ले जाइए। यह सुनकर नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे लगा शायद उसकी नौकरी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अशोक चंद के कहने पर उसे चुपचाप बाहर जाना पड़ा। जैसे ही नेहा बाहर निकली, दरवाजा बंद कर दिया गया। उसे यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन अंदर से दोनों की आवाजें आ रही थीं। शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे थे, इसलिए वह धीरे से दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने लगी। रोहन नाराज होकर कह रहा था, मुझे किसी की जरूरत नहीं है डैड, आप इसे यहां से भेज दीजिए। इस पर अशोक चंद बोले, मैं बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता हूं और नौकर घर के कामों में व्यस्त रहते हैं। मैं तुम्हें इतनी गंभीर हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ सकता। तब रोहन बोला, अगर आप मुझे किसी अनजान लड़की के भरोसे छोड़ देंगे तो मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। आप भूल गए नीलम के साथ क्या हुआ था? क्या आप वही गलती दोहराना चाहते हैं? यह सुनकर अशोक चंद बोले, कौन है वह जिसने तुम्हारी यह हालत कर दी, जिसे तुम किसी और के साथ नहीं देख सकते? मैंने तो आज तक उसे नहीं देखा। तुम किस लड़की की बात करते रहते हो जो दिखाई ही नहीं देती? रोहन बोला, आप नहीं समझेंगे डैड, आपको काम से फुर्सत मिले तब समझ पाएंगे। नेहा यहां नहीं रहेगी, आप इसे भेज दीजिए। लेकिन अशोक चंद ने सख्त लहजे में कहा, अब से नेहा यहीं रहेगी और तुम उससे तमीज से बात करोगे, वरना मुझे मजबूरन तुम्हारी हालत के लिए डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो मेरे कहे अनुसार चलो। इतना कहकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया। नेहा तुरंत पीछे हट गई, लेकिन सारी बातें सुन चुकी थी। अशोक चंद बाहर आए और बोले, मैं अक्सर शहर से बाहर रहता हूं, इसलिए तुम्हें मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना होगा, उसे वक्त पर दवाइयां देना। और फिर उन्होंने एक कागज नेहा के हाथ में देते हुए कहा, इसमें दवाइयों के नाम और टाइम लिखा है। फिर गंभीर होकर बोले, सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हें उस पर हर वक्त नजर भी रखनी होगी और फोन पर मुझे उसकी हर हरकत के बारे में बताना होगा। यह सुनकर नेहा चौंक गई और बोली, आप मुझसे उस पर नजर रखने को क्यों कह रहे हैं? इस पर अशोक चंद बोले, मैं उसका पिता हूं और पिता होने के नाते ओवर प्रोटेक्टिव होना मेरा हक है। सुना है तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, मैं इसके बदले तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, क्या तुम यह काम करोगी? नेहा के मन में कई सवाल थे, लेकिन पैसों की जरूरत के कारण उसने हां कर दी। फिर उसने पूछा, अभी आपने नीलम का नाम लिया था, मैं जानना चाहती हूं उसके साथ क्या हुआ था? क्या सच में उसकी मौत छत से गिरने से हुई थी? यह सुनकर अशोक चंद बोले, तुम शक कर रही हो? नेहा ने कहा, नहीं, मैं बस सच जानना चाहती हूं। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें पहले ही बताया गया है कि वह छत से गिर गई थी, इससे ज्यादा और क्या जानना है? तब नेहा ने पूछा, फिर रोहन ने ऐसा क्यों कहा कि नीलम के साथ क्या हुआ था और मेरे यहां रहने से उसे आपत्ति क्यों है? इस पर अशोक चंद बोले, दरअसल कई महीनों से मेरे बेटे की मानसिक हालत ठीक नहीं है, वह आजकल ऐसी अजीब बातें करता रहता है। यह सब सुनकर नेहा के मन में डर और सवाल दोनों और गहरे हो गए। नेहा के बारे में अशोक चंद आगे समझाते हुए बोले कि उसका बेटा अक्सर किसी अनजान लड़की का जिक्र करता रहता है और उसी मानसिक हालत की वजह से उसकी सेहत पर गहरा असर पड़ा है। वह ना ठीक से चल पा रहा है और ना ही कोई काम कर पा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं तुम उस पर नजर रखो ताकि वह खुद को नुकसान न पहुंचा बैठे। अशोक चंद की बातें समझकर नेहा इस काम के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। फिर उन्होंने कहा,
कल सुबह मैं काम के लिए निकल जाऊंगा। मेरे पीछे से तुम रोहन का पूरा ध्यान रखना और मुझे निराश मत करना। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो इन नौकरों से मदद ले लेना। इस पर नेहा ने भरोसा दिलाते हुए कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाऊंगी। इसके बाद उसने अपने पिता को फोन कर बताया कि वह सही सलामत अपनी जगह पहुंच चुकी है। रात हो चुकी थी और खाने के बाद रोहन की दवाई का समय भी आ गया। नेहा हाथ में दवाई और पानी का गिलास लेकर उसके कमरे की तरफ बढ़ी। तभी श्याम ने उसे रोकते हुए कहा, रहने दीजिए और ये मुझे दे दीजिए, मैं रोहन साहब को दे दूंगा। नेहा ने साफ कहा, मैं उनकी केयर टेकर हूं और दवाई देने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए मैं ही जाऊंगी। श्याम घबराते हुए बोला, इस वक्त आपके लिए उनके कमरे में जाना ठीक नहीं है, कल सुबह आप चली जाना। अब नेहा को उसकी आंखों में अजीब सा डर दिखने लगा, लेकिन वह जिद पर अड़ गई और बोली, मैं खुद ही जाऊंगी। श्याम और घबराते हुए बोला, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? इस वक्त वहां जाना आपके लिए सही नहीं होगा। नेहा ने सवाल किया, क्यों? आखिर ऐसा क्या है? तब श्याम ने धीमी आवाज में कहा, रात के समय उनके कमरे में किसी भी लड़की का जाना ठीक नहीं, क्योंकि हर रात उनके कमरे में वह मौजूद रहती है। यह सुनकर नेहा चौंक गई और पूछा, कौन है वहां? मैंने तो किसी को जाते हुए नहीं देखा। इससे पहले श्याम कुछ और कह पाता, तभी अशोक चंद वहां आ गए और उसे डांटते हुए बोले, तुम्हारी इन्हीं फालतू बातों से मेरे बेटे की हालत बिगड़ी है। तुमने वादा किया था ऐसी बातें नहीं करोगे। श्याम ने डरते हुए माफी मांगी और कहा, मैं तो बस दवाई देने जा रहा था। अशोक चंद ने सख्ती से कहा, इसकी जरूरत नहीं, ये नेहा की ड्यूटी है और तुम इसे मत रोको, वरना तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। यह सुनकर श्याम चुप हो गया, लेकिन आंखों से नेहा को इशारा करने लगा, जिसे वह समझ नहीं पाई। नेहा आगे बढ़कर रोहन के कमरे के पास पहुंची तो देखा दरवाजा बंद था। उसने नॉक करके कहा, आपकी दवाई का समय हो गया है, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा खटखटाया, तब भी कोई आवाज नहीं आई। तभी अचानक अंदर से किसी लड़की की गहरी सांस लेने की आवाज आने लगी। नेहा घबरा गई और दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगी। आवाज और तेज और भारी होती जा रही थी, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। डर के मारे उसने पीछे हटने की कोशिश की, तभी दरवाजा अपने आप चरचराते हुए खुलने लगा। नेहा घबराकर कमरे की तरफ देखने लगी, लेकिन अंदर घुप अंधेरा था और अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी पीछे से अशोक चंद आए और बोले, तुम अब तक यहीं खड़ी हो, अंदर जाओ और मेरे बेटे को दवाई दो। नेहा ने डरते हुए कहा, अंदर शायद कोई है, मुझे किसी लड़की की सांसों की आवाज आ रही है। इस पर अशोक चंद बोले, लगता है तुम श्याम की बातों में आ गई हो। अंदर सिर्फ मेरा बेटा है और कोई नहीं, दवाई का समय हो गया है। तुम देर क्यों कर रही हो? क्या यही तुम्हारा काम करने का तरीका है? नौकरी बचाने के लिए नेहा हिम्मत करके अंदर गई और जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसने लाइट ऑन कर दी और पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। जैसे ही कमरे में रोशनी हुई, वैसे ही रोहन अचानक भड़क उठा और गुस्से में नेहा पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी इजाजत के इतनी रात को मेरे कमरे में आने की? तुरंत यहां से जाओ। नेहा डरते हुए बोली, शांत हो जाइए, मैं सिर्फ आपको दवाई देने आई हूं। यह कहते हुए जैसे ही वह पास जाकर पानी का गिलास आगे बढ़ाने लगी, तभी रोहन ने जोर से उसका हाथ पीछे झटक दिया, जिससे गिलास जमीन पर गिरकर टूट गया। यह सब देखकर अशोक चंद वहां आ गए और गुस्से में बोले, यह क्या बदतमीजी है रोहन, अभी इसी वक्त माफी मांगो। लेकिन रोहन बोला, पहले आप इसे मेरे कमरे से बाहर निकालिए और मुझसे दूर रखिए। भले ही वह गुस्से में था, मगर उसके चेहरे पर साफ खौफ झलक रहा था। तभी नेहा की नजर रोहन के गले पर पड़ी, जहां गहरे खरोंच के निशान थे। अशोक ने दोबारा सख्ती से कहा, तुमने सुना नहीं, माफी मांगो। इस पर रोहन गुस्से से बोला, माफी तो इसे मांगनी चाहिए जो बिना परमिशन अंदर घुस आई। अशोक ने कहा, वह अपनी ड्यूटी कर रही थी, माफी तुम्हें मांगनी होगी, और जब तक माफी नहीं मांगोगे ये यहां से नहीं जाएगी। पिता की बात सुनकर रोहन का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन वह किसी तरह नेहा को बाहर भेजना चाहता था, इसलिए रूखे लहजे में सॉरी बोल दिया। इसके बाद अशोक ने नेहा को बाहर भेजते हुए कहा, अगर दोबारा ऐसा व्यवहार किया तो अंजाम बुरा होगा, और इतना कहकर वह भी चला गया। उनके जाते ही कमरे में अचानक अजीब सी ठंडक फैल गई। थोड़ी देर बाद श्याम अंदर आया और जमीन पर पड़े कांच उठाने लगा। तभी रोहन ने डरते हुए कहा, रुक जाओ, अभी मत उठाओ और यहां से चले जाओ। श्याम बोला, साहब ने साफ करने को कहा है। यह कहकर वह झुक गया।
तभी उसे बिस्तर के नीचे गहरे अंधेरे में दो चमकती हुई डरावनी आंखें और भयानक मुस्कान दिखाई दी। ये देखकर श्याम डर के मारे वहीं जम गया और तभी अंधेरे से दो लंबे सफेद हाथ बाहर निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। श्याम का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। रोहन ने कांपती आवाज में कहा, मैंने मना किया था यहां आने से। तभी उसी वक्त नेहा वहां पहुंच गई और बोली, अशोक सर पूछ रहे हैं साफ हुआ या नहीं, मगर श्याम तो बस बिस्तर के नीचे घूर रहा था। नेहा ने उसे झकझोरते हुए कहा, अरे कुछ तो बोलो, और कांच क्यों नहीं उठाया? तब श्याम होश में आया और जल्दी जल्दी कांच उठाने लगा। नेहा बोली, संभल कर वरना हाथ कट जाएगा। मगर श्याम अब वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहता था और सारे टुकड़े उठाकर दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। तभी रोहन ने नेहा से कहा, तुम भी चली जाओ यहां से। नेहा ने उसकी आंखों में गहरा डर देखा, लेकिन कुछ बोले बिना बाहर चली गई और जैसे ही वह बाहर निकली, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो गया। इस नए शहर बेंगलुरु और इस अनजान घर में नेहा की पहली डरावनी रात शुरू हो चुकी थी। अशोक चंद ने नेहा को सोने के लिए एक कमरा दे दिया जो ठीक रोहन के कमरे के पास था, ताकि अगर रात के बीच कोई हलचल हो या रोहन को किसी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो नेहा तुरंत पहुंच सके और उस पर नजर रखना भी उसके लिए आसान रहे। थकान की वजह से कुछ ही घंटों में नेहा गहरी नींद में सो गई, लेकिन अचानक उसके कानों में एक औरत की भारी और डरावनी आवाज गूंजने लगी, जो कह रही थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई रोहन के कमरे में जाने की? इस घर से चली जा। ये सुनते ही नेहा घबराकर उठ बैठी और आंखें खोलते ही चारों तरफ देखने लगी, मगर कमरे में कोई भी नजर नहीं आया। वह सोचने लगी कि यह सच में किसी की आवाज थी या सिर्फ उसका वहम। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। नेहा डरते हुए उठी और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी अचानक उसे पायल की छन छन की आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज सुनते हुए जैसे ही वह कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि एक लंबे बालों वाली औरत धीरे धीरे रोहन के कमरे की तरफ बढ़ रही है। नेहा ने घड़ी देखी तो रात के ठीक 3 बज रहे थे। उसके मन में सवाल उठने लगे कि यह औरत कौन है और इतनी रात को रोहन के कमरे में क्यों जा रही है? क्या मुझे अशोक सर को बताना चाहिए? वह यह सोच ही रही थी कि तब तक वह औरत रोहन के कमरे के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। नेहा ने उसे आवाज देते हुए कहा, रुको, तुम कौन हो और इतनी रात को घर के अंदर कैसे आई? लेकिन उस औरत ने बिना जवाब दिए दरवाजा खोलना शुरू कर दिया। नेहा ने गुस्से में कहा, मैंने कहा वहीं रुको, वरना मैं अशोक सर को सब बता दूंगी। मगर वह औरत बिना कुछ कहे रोहन के कमरे के अंदर चली गई। नेहा भी घबराकर उसके पीछे पीछे कमरे में घुस गई, लेकिन अंदर घुप अंधेरा था। उसने तुरंत लाइट ऑन की और चारों तरफ देखा, मगर कमरे में रोहन के अलावा कोई भी नहीं था। नेहा हैरान रह गई, क्योंकि उसने अपनी आंखों से उस औरत को अंदर जाते देखा था। फिर वह अचानक कहां गायब हो गई। इसी दौरान रोशनी होने से रोहन की नींद खुल गई और वह झुंझलाकर बोला, तुम फिर आ गई? तुम्हारी दिक्कत क्या है? कितनी बार कहां है? रात में मुझे अकेला छोड़ दिया करो। इस पर नेहा ने घबराकर कहा, मैंने अभी अभी एक औरत को आपके कमरे की तरफ जाते देखा था, लेकिन अब वह यहां नहीं है। रोहन हल्की मुस्कान के साथ बोला, यह तो तुम्हारी पहली रात है, आगे तुम्हें बहुत कुछ दिखाई देगा जिसे तुम शब्दों में बयान भी नहीं कर पाओगी। यह सुनकर नेहा ने पूछा, आखिर ऐसा क्या दिखेगा? तब रोहन ने कहा, वक्त आने पर खुद समझ जाओगी, लेकिन अभी के लिए यहां से चली जाओ। इतना कहकर वह फिर से सो गया। नेहा वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन अब उसकी आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी, क्योंकि उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहे थे कि आखिर वह लंबे बालों वाली औरत घर में आई कैसे, जबकि मुख्य दरवाजा और सारी खिड़कियां बंद थीं। और सबसे बड़ी बात, रोहन के कमरे में जाते ही वह अचानक गायब कैसे हो गई? क्या सच में उसने किसी औरत को देखा था या यह सिर्फ उसका भ्रम था? पूरी रात यही सवाल उसे परेशान करते रहे, लेकिन खुद को समझाकर उसने सोने की कोशिश की। अगली सुबह नेहा उठकर फ्रेश हुई और कमरे से बाहर निकली तो देखा कि राधा किचन में चाय और नाश्ते की तैयारी कर रही थी। सुबह होते ही नेहा किचन में पहुंचकर राधा से कहती है कि जब नाश्ता तैयार हो जाए तो मुझे बता देना, तब तक मैं रोहन जी को चाय देकर आती हूँ। मगर राधा का चेहरा उतरा हुआ था और वह किसी परेशानी में डूबी नजर आ रही थी। वह नेहा की बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। तब नेहा ने ध्यान से देखते हुए पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? फिर इधर उधर देखते हुए उसने पूछा, और श्याम कहाँ है? आज दिखाई नहीं दे रहा। श्याम का नाम सुनते ही राधा झुंझलाकर बोली, उसी की वजह से आज सारा काम मुझे अकेले करना पड़ रहा है।
नेहा ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ उसे? इस पर राधा बोली, उसे तेज बुखार है। कल रात से ही वह बहुत घबराया हुआ और डरा डरा सा लग रहा था। मैंने उससे पूछा भी कि क्या हुआ है, लेकिन वह कांपती आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस बार बार बिस्तर के नीचे इशारा करता रहा, जैसे उसने कोई बहुत भयानक चीज देख ली हो। तब से उसका हाल ऐसा ही है और अब बुखार भी चढ़ गया है। राधा की बात सुनकर नेहा को याद आया कि कैसे कल रात श्याम डर के मारे एक एक कांच का टुकड़ा उठाकर भागा था। तभी राधा ने नेहा के हाथ में चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, ये रोहन साहब की चाय है, तुम दे आओ, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। नेहा चाय लेकर रोहन के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि रोहन व्हील चेयर पर बैठने की कोशिश कर रहा था, मगर उससे ठीक से बैठा नहीं जा रहा था। नेहा चाय रखकर उसे सहारा देने आगे बढ़ी ही थी कि रोहन ने हाथ से इशारा करके उसे रोक दिया। वह खुद ही बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन सफल नहीं हो पाया। तभी उसने झल्लाकर कहा, तुम अभी तक गई नहीं यहां से, जाओ, मैं खुद कर लूंगा। नेहा ने शांति से कहा, जब तक आप ठीक से बैठ नहीं जाते मैं यहीं रहूंगी। अगर बैलेंस बिगड़ा तो आपको चोट लग सकती है। इतना कहकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि रोहन को शर्मिंदगी महसूस न हो, मगर अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर नेहा तुरंत उसे संभालने आगे बढ़ी, लेकिन रोहन ने गुस्से में उसे धक्का देते हुए कहा, दूर हटो मुझसे, मैंने मना किया था मुझे छूने से, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तुम जैसे छोटे लोगों को मैं पास भी नहीं फटकने देता। रोहन की इन कड़वी बातों से नेहा की आंखों में आंसू आ गए। किसी तरह रोहन खुद को फिर से व्हील चेयर पर बैठा लेता है और नेहा चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। वह चाहती तो जवाब दे सकती थी, लेकिन नौकरी के डर से कुछ नहीं बोली। जैसे रोहन अपने शरीर से मजबूर था, वैसे ही नेहा अपने हालात से मजबूर थी। तभी राधा उसके पास आकर कहती है, बड़े साहब उठ गए हैं, आज उन्हें जल्दी निकलना है, क्या तुम नाश्ता बनाने में मेरी मदद करोगी? नेहा आंसू छिपाते हुए हाँ कह देती है, लेकिन राधा उसका चेहरा देखकर पूछती है, तुम रो रही हो? नेहा झूठ बोलते हुए कहती है, नहीं तो। मगर राधा बोली, झूठ मत बोलो, मैं सब समझ जाती हूं। क्या रोहन साहब ने फिर कुछ कहा? तब नेहा दुखी मन से कहती है, हाँ, वो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। जरा सा पास जाती हूं तो मुझ पर झल्ला पड़ते हैं, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैं गरीब हूं, छोटी जात की हूं, इसका मतलब यह थोड़े ही है कि वह मेरे साथ इस तरह पेश आएंगे। ये कहते कहते नेहा का गला भर आता है और उसका दर्द बाहर निकलने लगता है। नेहा ने दुखी मन से कहा कि वह तो बस अपनी ड्यूटी कर रही है। इस पर राधा ने प्यार से समझाते हुए कहा कि खुद को कभी छोटा मत समझना और यह मत सोचना कि रोहन साहब तुम्हें छोटा महसूस कराना चाहते हैं। वह दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं। तब नेहा ने सवाल किया कि फिर वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? राधा बोली, सच कहूं तो वह यह सब जानबूझकर करते हैं ताकि तुम्हें खुद से दूर रख सकें, क्योंकि वह तुम्हारी फिक्र करते हैं। वह नहीं चाहते कि जो नीलम के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी हो जाए। यह सुनकर नेहा हैरान हुई और बोली, कैसी फिक्र? नीलम तो छत से गिरकर मरी थी, यह जरूरी नहीं कि मेरे साथ भी ऐसा हो। वह तो बस एक हादसा था। इस पर राधा ने धीरे से कहा, यह झूठ है, नीलम की मौत छत से गिरने से नहीं हुई थी। यह सुनकर नेहा चौंक गई और पूछा, यह बात किसने झूठी बताई? मैंने तो अशोक सर से सुना था, क्या वह झूठ बोल रहे थे? बड़े साहब का नाम सुनते ही राधा अचानक चुप हो गई और नजरें झुका लीं। नेहा ने फिर पूछा, चुप क्यों हो गई? बताओ, नीलम के साथ आखिर हुआ क्या था? तब राधा घबराकर अपनी ही बात से पलट गई और बोली, वही हुआ था जो बड़े साहब ने बताया। नेहा ने याद दिलाया कि अभी तो तुम कह रही थी कि नीलम छत से गिरकर नहीं मरी। इस पर राधा बात टालते हुए बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, छोड़ो ये सब, मुझे बहुत काम है, बड़े साहब नाश्ते के लिए आते ही होंगे। यह कहकर वह वहां से चली गई और नेहा के मन में कई सवाल छोड़ गई। थोड़ी देर बाद अशोक तैयार होकर काम के लिए निकलने लगे तो नेहा के चेहरे की उदासी देखकर बोले, लगता है आज फिर रोहन ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। नेहा बोली, वह मुझे कमरे में घुसने तक नहीं देते, मैं अपना काम कैसे करूं? अशोक ने पूछा, तो क्या तुम यह काम छोड़ना चाहती हो? नेहा बोली, नहीं, मैं काम करना चाहती हूं, लेकिन आपका बेटा मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। आप ही बताइए, मैं कैसे काम करूं? तब अशोक ने समझाते हुए कहा, शुरुआत में कोई भी काम आसान नहीं होता।
अगर मैं अभी उसे डांटूंगा तो वह नहीं समझेगा। हो सकता है मेरे जाने के बाद वह तुम्हें परेशान करे, लेकिन इसका हल तुम्हें ही निकालना होगा। अगर रोहन जिद्दी है तो तुम भी जिद पर अड़ जाओ। बिना कोशिश किए हार मान लेना ठीक नहीं। उसकी बात सुनकर नेहा ने फिर से खुद को संभाला और काम करने का फैसला किया। हालांकि उसके मन में बार बार नीलम की मौत को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन वह समझ गई थी कि पूछने पर भी सच नहीं मिलेगा। इसलिए उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी पर ध्यान देने का मन बना लिया। अशोक ने जाते वक्त अपना नंबर देते हुए कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, रोज फोन पर रोहन की हालत बताती रहना। नेहा ने नंबर सेव कर लिया और अशोक काम के लिए निकल गए। दोपहर में राधा हाथ में एक कटोरी लेकर नेहा के पास आई और कटोरी थमाते हुए बोली, सुनो, यह तेल मालिश है, रोहन साहब के पैरों की मालिश कर देना, इससे उन्हें थोड़ा आराम मिलेगा। ये कहते हुए राधा वहां से चली गई और नेहा फिर से उस डरावने घर में अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आगे बढ़ गई, जहां हर पल कुछ अनहोनी होने का एहसास उसे भीतर तक डरा रहा था। नेहा के हाथ में कटोरी देते हुए राधा बोली कि रोज दिन में श्याम रोहन साहब के पैरों की मालिश करता है, लेकिन आज उसकी तबीयत खराब है इसलिए आराम कर रहा है, तो आज तुम ही मालिश कर दो। मेरे पास और भी काम है, वरना मैं कर देती। इस पर नेहा ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर वह मुझसे न करवाना चाहें तो मेरी जगह तुम कर देना। राधा ने थकी हुई आवाज में कहा, आजकल तो वह मुझे भी कमरे में आने नहीं देते। जब भी अंदर जाती हूं तो डरे सहमे से देखने लगते हैं और जाने को कहते हैं। बड़ी मुश्किल से शांत करती हूं। तुम भी धीरे धीरे सीख जाओगी? नेहा ने पूछा, क्या वह किसी भी लड़की को कमरे में आने नहीं देते? क्या वह शुरू से ऐसे ही थे? राधा ने बताया, नहीं, पहले ऐसे नहीं थे। कुछ सालों से बहुत कुछ बदल गया है। हर रात उनके कमरे से अजीब आवाजें आती थीं। कभी बहुत अजीब हरकतें करते थे। नेहा ने पूछा, कैसी आवाजें? लेकिन राधा तुरंत बात टालते हुए बोली, अरे तबीयत खराब होने की वजह से आवाजें देते रहते थे। फिर नेहा ने पूछा, क्या आपने बड़े साहब को बताया? राधा ने कहा, हाँ बताया था, लेकिन उन्होंने इसे दिमागी बीमारी समझ लिया। डॉक्टर को दिखाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ और धीरे धीरे हालत बिगड़ती चली गई। चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। यह सब सुनकर नेहा गंभीर हो गई, लेकिन तभी राधा बोली, अच्छा बाद में बात करते हैं, अभी बहुत काम है, और अपने काम में लग गई। नेहा भी कटोरी लेकर रोहन के कमरे में चली गई। अंदर जाते ही रोहन ने झुंझलाकर कहा, मैं आराम कर रहा हूं, बाद में आना। नेहा ने कहा, आपके पैरों की मालिश का समय हो गया है, इसलिए आई हूं। रोहन ने कहा, यह काम श्याम करता है। नेहा बोली, आज श्याम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं करूंगी। श्याम का नाम सुनते ही रोहन के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा और कांपती आवाज में बोला, यह उसी का काम होगा। इस कमरे में वह मेरे अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं करती। नेहा हैरान होकर बोली, आप किसकी बात कर रहे हैं? रोहन डरते हुए बोला, वही जो इस वक्त इसी कमरे में मौजूद हैं। नेहा ने इधर उधर देखते हुए कहा, यहां तो कोई नहीं है, आप किससे डर रहे हैं? वह कौन है? रोहन की आंखों में खौफ बढ़ता जा रहा था और वह लगातार नेहा के पीछे देखने लगा। यह देखकर नेहा भी घबरा गई और बार बार पीछे मुड़कर देखने लगी। रोहन की सांसें तेज होने लगी। नेहा ने उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा, शांत हो जाइए, आपको क्या हो गया है? तब रोहन ने कांपते हाथ से नेहा के पीछे इशारा करते हुए कहा, वह तुम्हारे पीछे खड़ी है, तुम्हें यहां से जाने को कह रही है, जाओ यहां से। नेहा फिर पीछे मुड़ी, लेकिन बोली, यहां कोई नहीं है, आप क्यों डर रहे हैं? रोहन की हालत अब और बिगड़ने लगी तो नेहा ने जोर से राधा को आवाज दी, राधा जल्दी आओ, रोहन जी की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन तभी अचानक कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए नेहा बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अचानक कमरे की हवा ठंडी पड़ने लगी। खिड़कियां बिना हवा के अपने आप जोर जोर से बजने लगी। पर्दे लहराने लगे और कमरे के कोने से किसी औरत के जोर से हंसने की आवाज गूंज उठी। वही भारी आवाज जिसने रात में नेहा को डराया था। तभी नेहा की पीठ के पीछे अचानक किसी ने ठंडे हाथ रख दिए। नेहा चीख पड़ी और डर के मारे आगे गिर गई। रोहन जोर जोर से रोने लगा और बोला, मैंने कहा था ना, वह आ गई है, वह मुझे छोड़ने नहीं वाली। इसी डरावने माहौल में नेहा को पहली बार एहसास हुआ कि यह कोई दिमागी बीमारी नहीं, बल्कि सच में किसी शैतानी ताकत का खेल है। वह कांपते हुए फर्श पर बैठ गई और उसके सामने वही लंबे बालों वाली औरत धुंधली परछाई की तरह खड़ी नजर आने लगी, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और होंठों पर खतरनाक मुस्कान थी। नेहा की चीखें सुनकर राधा और श्याम
दौड़ते हुए कमरे की तरफ आए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, सारी चीजें अचानक शांत हो गईं, ठंडक गायब हो गई और वह परछाई भी नजरों से ओझल हो गई। राधा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? नेहा कांपती आवाज में बोली, मैंने उसे देख लिया, वही औरत, वही जो रात को दिखी थी। श्याम ये सुनते ही जमीन पर बैठ गया और बोला, मैंने भी उसे देखा था बिस्तर के नीचे, वही थी। तभी राधा समझ गई कि जिस सच को वह छुपा रही थी, अब वह सामने आने वाला है और नेहा के लिए इस डरावने घर में रहने वाला हर पल अब मौत से खेलने जैसा होने वाला था। अचानक नेहा को अपनी कलाई पर किसी बर्फ जैसी ठंडी पकड़ का एहसास हुआ और जब उसने ध्यान दिया तो देखा कि यह पकड़ रोहन की थी। उसका पूरा शरीर एक पल में सर्द पड़ चुका था और उसकी मजबूत पकड़ से नेहा का हाथ दर्द करने लगा। नेहा घबरा कर बोली, मेरा हाथ छोड़िए, आपको क्या हो गया है? आप ये सब मुझे कमरे से बाहर भेजने के लिए कर रहे हैं ना? लेकिन अगले ही पल रोहन अचानक अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया, जिसे देखकर नेहा की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह तो चल भी नहीं सकता था। मगर तभी उसने देखा कि रोहन का चेहरा धीरे धीरे नीला पड़ता जा रहा है और उसकी आंखों की पुतलियां गायब होती जा रही हैं। यह भयानक रूप देखकर नेहा अंदर तक कांप उठी और डरते हुए बोली, रोहन, यह आपके चेहरे को क्या हो गया है? तभी रोहन के मुंह से एक औरत की भारी डरावनी आवाज निकली और उसने कहा, दूर हट जा वरना तेरा गला काट दूंगी। इतना सुनते ही नेहा डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन उसी पल रोहन ने उसका गला जोर से दबोच लिया, जिससे उसकी आवाज बंद हो गई। रोहन का चेहरा अब पूरी तरह डरावना हो चुका था। आंखें सफेद और चेहरा नीला पड़ चुका था। वह गुर्राते हुए नेहा का गला दबाए हुए था और धीरे धीरे नेहा की आंखें बंद होने लगीं। तभी अचानक राधा वहां आ पहुंची और रोहन के माथे पर हाथ रखकर भगवान के मंत्रों का जाप करने लगी। मंत्रों की गूंज से कुछ ही देर में रोहन की पकड़ ढीली पड़ने लगी और राधा ने एक झटके में नेहा को पीछे खींचकर छुड़ा लिया। उसी वक्त एक भयानक चीख के साथ रोहन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। रोहन के गिरते ही राधा ने नेहा को संभाला और तुरंत कमरे से बाहर ले आई। नेहा जिंदा बाहर तो आ गई थी, लेकिन उसका शरीर डर से कांप रहा था। उसने हांफते हुए पूछा, यह सब क्या था राधा? मुझे नहीं लगता रोहन को कोई आम बीमारी है। अचानक उनमें इतनी ताकत कहां से आ गई कि वह अपने पैरों पर खड़े हो गए? तुमने देखा ना, उनका चेहरा कैसे नीला पड़ गया था। यह सब बहुत अजीब है। राधा उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार नेहा शांत होने वाली नहीं थी, क्योंकि उसकी जान पर बन आई थी। उसने साफ कहा, अब मुझे सच जानना है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन हो गया है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा राज छुपाया जा रहा है। तब राधा ने गहरी सांस लेकर कहा, यह कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि एक लड़की का शैतानी साया है जो पिछले 2 सालों से रोहन साहब के आसपास मंडरा रहा है। वह किसी को भी उनके पास आने नहीं देती और ना ही रोहन साहब को खुद से दूर जाने देती है। हर रात वह अपने होने का एहसास कराती है। उसी ने रोहन साहब के दिमाग, दिल और शरीर पर कब्जा कर रखा है। इसलिए उनकी यह हालत हो गई है। जब भी कोई लड़की उनके कमरे में जाती है तो वही डायन उसकी जान के पीछे पड़ जाती है। यह सच सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई और अब उसे समझ आ गया था कि वह जिस घर में रह रही है वहां मौत हर वक्त उसके आसपास घूम रही है। राधा ने कांपती आवाज में बताया कि इन्हीं वजहों से रोहन साहब तुम्हें अपने कमरे में आने नहीं देते, क्योंकि वह नहीं चाहते कि जो नीलम के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी हो। यह सुनकर नेहा ने बेचैनी से पूछा, आखिर नीलम के साथ हुआ क्या था? अब मैं सच जानना चाहती हूं। तब राधा ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि तुमसे पहले नीलम ही रोहन साहब की केयरटेकर थी और वह पूरे 8 महीने ईमानदारी से उनकी देखभाल करती रही। दवाइयों से लेकर हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी और धीरे धीरे वह सिर्फ केयरटेकर नहीं बल्कि घर की सदस्य बन गई थी। उसके होने से रोहन साहब खुश रहते थे और उसके ना होने पर बेचैन हो जाते थे। मगर हर रात रोहन साहब के कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जिन्हें नीलम भी सुनने लगी थी। धीरे धीरे उसे भी कुछ गलत महसूस होने लगा। एक दिन उसने हिम्मत करके रोहन साहब से पूछा तो उन्होंने एक भयानक लड़की का जिक्र करते हुए बताया कि हर रात वह मेरे सीने पर आकर बैठ जाती है। उसका चेहरा इतना डरावना होता है कि देखकर रूह कांप जाती है। उसके लंबे बाल मेरे चेहरे पर गिरते रहते हैं और जैसे ही वह मेरे ऊपर बैठती है मेरी सारी ताकत खत्म हो जाती है। उसका वजन इतना भारी लगता है कि मेरा दम घुटने लगता है। रोहन साहब की ये बातें सुनकर
नीलम ने तुरंत बड़े साहब यानी अशोक सर को सब बता दिया, लेकिन उन्होंने इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। ना अपने बेटे की बातों पर भरोसा किया और ना ही नीलम की बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने कई डॉक्टरों से इलाज कराया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे नीलम के मन में भी यह शक पैदा हो गया कि कहीं यह सब रोहन साहब के दिमाग का वहम तो नहीं है। सच जानने के लिए उसने एक रात रोहन के कमरे के बाहर पहरा देने का फैसला किया और वहीं उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। इतना कहते ही राधा चुप हो गई, जैसे कोई भयानक याद उसके सामने आ खड़ी हुई हो। नेहा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ राधा, चुप क्यों हो गई? उस रात नीलम के साथ आखिर हुआ क्या? तब राधा ने कांपते होंठों से आगे बताया कि उस रात ठीक 12 बजे नीलम ने रोहन साहब के कमरे के बाहर पहरा देना शुरू किया। काफी देर तक उसे कोई आवाज नहीं आई। उसने हल्के से दरवाजा खोलकर देखा तो रोहन आराम से सो रहे थे। उसे लगा शायद यह सब उनके दिमाग का वहम है और वह अपने कमरे में लौटकर सोने की तैयारी करने लगी। मगर रात करीब 2 बजे अचानक उसकी नींद एक अजीब आवाज से टूट गई, जो सीधे रोहन के कमरे से आ रही थी। वह धीरे धीरे डरते हुए उनके कमरे की तरफ बढ़ी और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, तेज हवा के झोंके से दरवाजा उसकी आंखों के सामने अपने आप खुल गया। डर के मारे वह एक कदम पीछे हट गई, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। कमरे में घुप अंधेरा था, मगर हल्की रोशनी में उसने देखा कि एक लड़की रोहन के सीने पर बैठी हुई थी। उस लड़की के बाल कमर तक लंबे थे और वह पीठ करके बैठी थी। सीने पर बैठकर वह डरावनी आवाज में गहरी सांस ले रही थी। यह सब देखकर नीलम वहीं जम गई। फिर हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में बोली, तुम कौन हो और रोहन के ऊपर क्यों बैठी हो? उसे क्यों परेशान करती रहती हो? अपना चेहरा दिखाओ। नीलम के इतना कहते ही वह लड़की अचानक अपनी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ते हुए नीलम की तरफ देखने लगी और वही पल नीलम की जिंदगी का सबसे भयानक पल बन गया। ये देखकर नेहा खौफ से कांप उठी, क्योंकि उसी पल उस लड़की का भयानक चेहरा साफ नजर आ गया। लेकिन उससे भी डरावना मंजर तब हुआ जब उस लड़की ने अपने लंबे हाथों से अपनी ही गर्दन पकड़कर सिर को शरीर से अलग कर दिया। यह दृश्य इतना डरावना था कि नीलम की हालत खराब हो गई। वह चीखती हुई अशोक चंद के कमरे की तरफ दौड़ी। उसकी चीख सुनकर श्याम, राधा और अशोक सभी जाग गए। जैसे ही अशोक ने दरवाजा खोला, सामने नीलम कांपती हुई खड़ी थी और हकलाते हुए कह रही थी, रोहन के कमरे में कोई है? रोहन झूठ नहीं बोल रहा था। आप चलकर देखिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नीलम की हालत देखकर अशोक भी डर गया और तुरंत रोहन के कमरे की तरफ भागा। मगर अंदर जाकर उसने देखा कि रोहन आराम से बिस्तर पर सो रहा है। तभी श्याम और राधा भी पहुंच गए। अशोक ने गुस्से में नीलम को डांटते हुए कहा, यहां तो रोहन के अलावा कोई नहीं है। तुम बेवजह सबको डरा रही हो। मेरे बेटे की हालत पहले ही खराब है और तुम ये सब कर रही हो। अशोक की आवाज से रोहन भी जाग गया। नीलम सबको कांपती आवाज में पूरी घटना बताती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि कमरे में वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा था जैसा वह बता रही थी। तब रोहन ने दुखी होकर कहा, रहने दो नीलम, जैसे मेरी बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया, वैसे तुम्हारी बातों पर भी कोई नहीं करेगा। मैं ही सब सहूंगा। शायद यही मेरी किस्मत है। उस रात किसी तरह बीत गई, लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिससे सबके होश उड़ गए। सुबह काफी देर हो गई, लेकिन नीलम कमरे से बाहर नहीं निकली। श्याम और राधा जब उसे देखने गए तो दोनों डर के मारे चीख पड़े। अशोक दौड़कर वहां पहुंचा और जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नीलम की लाश दीवार से चिपकी हुई थी और उसका सिर पीछे की तरफ घूमा हुआ था। यह मंजर देखकर सब सन्न रह गए। तभी रोहन व्हीलचेयर से वहां आया और यह सब देखकर अंदर तक टूट गया। उसी दिन से वह खुद को दोषी मानने लगा और तब से आज तक रात में किसी भी औरत को अपने कमरे में नहीं आने देता। नीलम की मौत रहस्यमय थी, लेकिन श्याम और राधा के दिल में डर बैठ गया। अशोक भी सन्न था, मगर यह बात बाहर न जाए इसलिए उसने सबको यही बताया कि नीलम छत से फिसलकर गिर गई थी। उसने पैसों के दम पर मामला दबा दिया, यहां तक कि नीलम के परिवार को भी लाश देखने नहीं दी ताकि कोई शक न हो। इस घटना के बाद कोई भी इस घर में केयरटेकर बनने को तैयार नहीं हुआ। तभी अशोक को नेहा मिली, जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी। राधा से पूरी सच्चाई जानने के बाद नेहा को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। वह अब एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहती थी। चेहरे पर गुस्सा देखकर राधा बोली,
मुझे पता है तुम नाराज हो क्योंकि मैंने सच छुपाया, लेकिन जब तुमने बताया कि बड़े साहब ने तुम्हें आधी बात बताई है तो मैं डर गई। मगर नेहा कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। उसने तुरंत फैसला कर लिया कि वह यह नौकरी छोड़ देगी। वह अपना सामान बांधने लगी, तभी राधा ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? नेहा ने साफ कहा, मैं अभी इसी वक्त यह घर छोड़कर वापस अपने गांव जा रही हूं। मुझे यहां किसी की केयर टेकर नहीं बनना। मेरे लिए पैसों से ज्यादा अपनी जान बचाना जरूरी है। ये कहते हुए नेहा के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि बेंगलुरु के इस आलीशान घर में असल में मौत उसका इंतजार कर रही थी। राधा घबराते हुए बोली, ऐसा मत करो नेहा। अगर तुम यह घर छोड़कर चली गई तो हम बड़े साहब को क्या जवाब देंगे? और अगर उन्हें शक हो गया कि मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी है तो वह मुझे और श्याम दोनों को नौकरी से निकाल देंगे। तब नेहा गुस्से में बोली, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बिना बताए ही चली जाऊंगी, और अगर बड़े साहब पूछें तो कह देना कि नेहा इस काम से खुश नहीं थी, इसलिए बिना खबर किए गांव चली गई। नेहा गुस्से में अपना सामान पैक कर रही थी कि तभी उसके पिता का फोन आ गया। उसने कॉल उठाते हुए कहा, हाँ बाबा बोलिए। उधर से पिता बोले, बस तेरा हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। नेहा भावुक होकर बोली, बाबा मैं वापस गांव आ रही हूं, मुझे यह नौकरी पसंद नहीं है। यह सुनकर पिता बोले, लेकिन क्यों बेटा, पैसे तो वक्त पर मिल रहे हैं और तू जानती है कितनी मुश्किल से यह काम मिला है। अगर तू नौकरी छोड़ देगी तो मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा? थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना, जल्दबाजी मत करना। पिता की बात सुनकर नेहा दुविधा में पड़ गई। वह चाहती तो सच्चाई बता सकती थी, लेकिन परिवार को चिंता में नहीं डालना चाहती थी। वह चुपचाप कमरे में बैठकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। तभी राधा आई और उसके हाथ में एक चिट्ठी देते हुए बोली, रोहन साहब ने तुम्हें देने को कहा है। राधा जाते ही नेहा ने चिट्ठी खोली, जिसमें लिखा था, मैं जानता हूं आज तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन यकीन मानो वह मैं नहीं था जो तुम्हें चोट पहुंचा रहा था। मैंने जो बदतमीजी की वह तुम्हें खुद से दूर रखने के लिए थी, ताकि तुम्हें कोई नुकसान न हो। मेरी विनती है, तुम अभी यह घर छोड़कर गांव चली जाओ। चिट्ठी पढ़ते ही नेहा का गुस्सा फूट पड़ा और उसने वह चिट्ठी फाड़ दी और सीधा रोहन के कमरे में चली गई। नेहा को अचानक सामने देखकर रोहन चौंक गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। नेहा बोली, चुप क्यों हो गए? अब मुझे बेइज्जत नहीं करेंगे? रोहन थकी आवाज में बोला, इस वक्त मैं कुछ कहने की हालत में नहीं हूं, बस चाहता हूं तुम ये घर छोड़ दो। नेहा झल्लाते हुए बोली, आप अमीरों के लिए कितना आसान है कहना नौकरी छोड़ दो। कभी पैसे से मामला दबा दो तो कभी पैसे देकर मुसीबत खड़ी कर दो। हम गांव वालों की जान की कोई कीमत नहीं होती। क्या कितनी उम्मीद से मैं यहाँ आई थी, परिवार और गांव छोड़कर काम करने आई, लेकिन नहीं जानती थी जिन पैसों के लिए आई हूं वही मेरी जान पर बनाएंगे। रोहन बोला, तुम्हारा गुस्सा जायज है इसलिए कह रहा हूं, यहां से चली जाओ। नेहा ने दुखी होकर कहा, जैसे आप शरीर से मजबूर हैं वैसे ही मैं हालात से मजबूर हूं। चाहकर भी यह नौकरी नहीं छोड़ सकती। रोहन ने पूछा, यहां रहकर क्या करोगी? जान जोखिम में डालोगी? नेहा बोली, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, लेकिन मैं कायरों की तरह भागने वालों में से नहीं हूं। यहां आई हूं तो काम पूरा करके ही जाऊंगी। रोहन हैरान होकर बोला, मैं समझ नहीं पा रहा, तुम क्या कहना चाहती हो? नेहा ने मजबूत आवाज में कहा, आपको कोई आम बीमारी नहीं है। मैं जान चुकी हूं कि एक लड़की का शैतानी साया आपके पीछे पड़ा है और वह अभी भी इसी कमरे में मौजूद है। मगर अब मुझे डर नहीं लगता। जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि अब किसी से डर नहीं लगता। मुझे बुरी शक्ति से ज्यादा भगवान की शक्ति पर भरोसा है और आपको भी भगवान पर भरोसा करना होगा, क्योंकि सच यही है कि भगवान की ताकत हर बुरी ताकत से बड़ी होती है। और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, बल्कि इस साए का सामना करूंगी। नेहा ने रोहन को समझाते हुए कहा कि अगर आप ऐसे ही डरते रहेंगे या हार मानकर बैठे रहेंगे तो मैं तो क्या, कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इस पर रोहन ने हैरानी से पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या सच में तुम मेरी मदद कर सकती हो? नेहा ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ मैं कोशिश जरूर करूंगी, लेकिन इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा और मुझे बताना होगा कि यह शैतानी साया कब से आपके पीछे पड़ा है और क्यों सिर्फ आपके ही पीछे पड़ा है। इतना कहते ही अचानक कमरे की बत्ती बार बार जलने बुझने लगी और पूरे कमरे में अजीब सा डरावना माहौल छा गया। ठंडी हवा का झोंका दोनों को अंदर तक कंपा रहा था। रोहन डर के मारे सहम गया, लेकिन नेहा ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, डरिए मत, वह अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहती है
ताकि हम डर जाएं और कमजोर पड़ जाएं। तभी अगले ही पल रोहन के कंधे पर भारी वजन महसूस होने लगा। उसके दोनों कंधे नीचे झुक गए और सिर भी झुक गया। वह बोल तक नहीं पा रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, वह इस वक्त मेरे कंधे पर बैठी है। जलती बुझती रोशनी में नेहा ने देखा कि सच में एक भयानक लड़की रोहन के कंधे पर बैठी हुई है, जिसकी आंखें सफेद और चमकदार थीं और चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। ये देखकर नेहा भी सन्न रह गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, इसे छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर क्यों इसे नहीं छोड़ती? इतना कहते ही अचानक खिड़की के शीशे जोरदार आवाज के साथ टूटने लगे और सारे कांच जमीन पर बिखर गए। यह देखकर नेहा घबराकर कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि उसे लगा कि अगर वह और रुकी तो रोहन की जान खतरे में पड़ सकती है। बाहर आकर उसके दिल में रोहन के लिए दया भर गई और वह अंदर ही अंदर रोने लगी। तभी उसे एक ख्याल आया और उसने तुरंत अशोक चंद को फोन लगाया। कॉल उठाते ही अशोक ने पूछा, सब ठीक है ना रोहन? ठीक है, नेहा घबराई आवाज में बोली, कुछ भी ठीक नहीं है। आप बताइए, इस वक्त आप कहाँ हैं? अशोक ने कहा, एक मीटिंग खत्म करके दूसरे शहर के लिए निकल रहा हूं। क्यों, क्या हुआ? तुम इतनी डरी क्यों हो? रोहन ठीक है ना? नेहा ने कहा, जो मैं बताने जा रही हूं उस पर आपको भरोसा करना होगा। और फिर उसने सारी घटना बता दी। सब सुनने के बाद अशोक ने कहा, मुझे यह सब नहीं लगता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नेहा ने मजबूती से कहा, आपको ही गलतफहमी है। आप यह सोचकर जी रहे हैं कि आपका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन इस वक्त कोई दवा काम नहीं करेगी। हमें किसी और तरीके से इस मुसीबत से छुटकारा पाना होगा। अगर आपने अब भी देर की तो आपके बेटे की जान भी जा सकती है। बेटे की जान की बात सुनकर अशोक घबरा गया और बोला, ठीक है, मैं अभी घर आ रहा हूं, फिर देखेंगे क्या करना है। यह सुनकर नेहा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी राधा दौड़ती हुई आई और बोली, श्याम का बुखार उतर ही नहीं रहा। सुबह से शाम हो गई, लगता है यह डायन आज किसी की जान लेकर ही मानेगी। घर में तनाव और डर का माहौल बन चुका था। थोड़ी ही देर में अशोक घर पहुंच गया और अंदर आते ही घबराकर बोला, मेरा बेटा कहाँ है? मैं अभी उससे मिलना चाहता हूं। नेहा ने अशोक को शांत करते हुए कहा, अभी आप घबराइए मत, इस वक्त रोहन अपने कमरे में है। लेकिन अगर आप अभी उससे मिलने जाएंगे तो वह शैतानी साया आपको अंदर जाने भी नहीं देगा। अशोक बेचैनी से बोला, कौन सा शैतानी साया? आखिर वह मेरे बेटे से क्या चाहती है? नेहा ने कहा, पहले आप शांत हो जाइए। इस पर अशोक टूटते हुए बोला, कैसे शांत हो जाऊं? मैंने अपने बेटे के इलाज में इतना पैसा खर्च कर दिया, कितने डॉक्टरों के पास गया, मगर वह ठीक नहीं हुआ। आखिर मैं उसे कैसे बचाऊं? तब नेहा ने गंभीर आवाज में कहा, अब डॉक्टर नहीं, किसी और रास्ते से मदद लेनी होगी। किसी पंडित या बाबा को बुलाना होगा, वही आपके बेटे को बचा सकते हैं। अशोक बोला, मगर मैं किसी बाबा को नहीं जानता, मैं बिजनेसमैन हूं। एक रात में बाबा कहां से ढूंढूं? तभी राधा बोली, मेरी पहचान में एक बाबा हैं जो रोहन साहब की मदद कर सकते हैं और ज्यादा दूर भी नहीं रहते। क्यों ना उन्हें बुला लें? नेहा ने पूछा, क्या तुम जानती हो वह कहाँ रहते हैं? राधा बोली, हाँ, मैं अभी जाकर उन्हें ले आती हूँ। नेहा ने कहा, जल्दी जाओ और उन्हें यहां लेकर आओ। राधा तुरंत निकल गई। इधर अशोक और नेहा डर और बेचैनी में इंतजार करने लगे। तभी अचानक रोहन के कमरे से जोर जोर से तोड़फोड़ की आवाजें आने लगीं। दोनों घबरा गए और दरवाजे के पास जाकर झांकने लगे तो देखा कि कमरे का सामान अपने आप हवा में उड़कर गिर रहा था और रोहन बिस्तर पर सिर झुकाए चुप बैठा था। यह देखकर अशोक फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मैं कितना बुरा बाप हूं, अपने बेटे की तकलीफ नहीं समझ पाया। वह मुझे बार बार बताता रहा और मैं उसे पागल समझता रहा। नीलम भी इसी वजह से मारी गई, काश वक्त रहते समझ जाता। तभी राधा बाबा को लेकर आ गई। घर में कदम रखते ही बाबा ने रोहन के कमरे की तरफ इशारा करके कहा, उस कमरे में बहुत बुरी शक्ति है, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो आज उसकी मौत तय है। यह सुनते ही अशोक ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरे बेटे को बचा लीजिए, वह बहुत तकलीफ में है। नेहा और राधा उसे संभालने लगी। तभी बाबा बोला, एक मजबूत रस्सी चाहिए, वह आत्मा बहुत ताकतवर है, आसानी से काबू में नहीं आएगी, इसलिए रोहन को बिस्तर से बांधना होगा। राधा तुरंत रस्सी ले आई। बाबा बोला, जैसे ही मैं मंत्र शुरू करूं, तुम तीनों मिलकर रोहन को बांध देना। बाबा मंत्र पढ़ते हुए कमरे में घुसा और अपनी दिव्य नजरों से उस डरावनी लड़की के साए को साफ देख पा रहा था, जो रोहन के कंधे पर बैठी गुर्रा रही थी। उसी पल नेहा, राधा और अशोक अंदर आए और रोहन के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए।
तभी बाबा ने अशोक से कहा, तुम बहुत घबराए हुए हो। आगे जो होगा शायद तुम देख नहीं पाओगे, इसलिए बाहर चले जाओ। मगर अशोक रोते हुए बोला, नहीं, मैंने हमेशा अपने बेटे को अकेला छोड़ा है, इस बार नहीं छोड़ूंगा। तब नेहा ने उसे समझाते हुए कहा, बाबा की बात मानिए, अभी बाहर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह बहुत भयानक होगा और आपको हिम्मत टूट सकती है। नेहा ने मजबूती से कहा कि इस वक्त आपका कमरे से जाना ही सही रहेगा, और दिल पर पत्थर रखकर अशोक बाहर चला गया। राधा भी उसे सहारा देने बाहर चली गई। अब कमरे में सिर्फ नेहा बची थी, जो सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। बाबा ध्यान में बैठकर ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगे, और मंत्रों की गूंज से वह शैतानी साया बुरी तरह बौखला गया। गुस्से में वह डायन रोहन के कंधे पर बैठकर उसके गले को दबाने लगी और भयानक आवाज में चिल्लाई, मंत्र बंद कर, वरना इसका सिर धड़ से अलग कर दूंगी। और रोहन का सिर पीछे की तरफ खींचने लगी। यह देखकर नेहा का दिल कांप उठा, लेकिन बाबा ने मंत्र बंद नहीं किए। धीरे धीरे उस डायन की ताकत कमजोर पड़ने लगी। तभी बाबा ने उससे पूछा, तू इसके पीछे क्यों पड़ी है? उस शैतानी आवाज ने हंसते हुए कहा, मैं इसके पीछे नहीं पड़ी थी, यह खुद जंगल में भटकता हुआ मेरे पास आया था। इस घर के पास जो जंगल है, वहां एक रात यह अकेला घूम रहा था, पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी मैंने इसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया, और तब से इसके आसपास मंडराती रही। धीरे धीरे इसके शरीर पर कब्जा कर लिया, लेकिन यह मेरा बोझ सह नहीं पाया, इसलिए इसकी ताकत खत्म हो गई। इतना कहकर वह डरावनी हंसी हंसने लगी। तभी बाबा ने अपनी थाली से शीशी निकाली और भस्म लेकर मंत्र पढ़ते हुए उस पर फेंक दी। भस्म पड़ते ही वह डायन तड़पने लगी और सफेद धुएं में बदलकर शीशी में कैद हो गई। देखते ही देखते कमरे में शांति छा गई। बाबा बाहर आए और अशोक से बोले, अब डरने की जरूरत नहीं है, मैंने उस अशांत आत्मा को कैद कर लिया है। आगे से ध्यान रखना, जंगल जैसी जगहों पर रात में मत जाना, और भगवान की माला पहनना। अगली सुबह श्याम की तबीयत भी ठीक हो गई और नेहा फिर से अपनी ड्यूटी पर लग गई। कुछ महीनों में रोहन का इलाज दोबारा शुरू हुआ, और इस बार वह सच में ठीक होने लगा। धीरे धीरे वह अपने पैरों पर चलने लगा और कुछ ही समय में पूरी तरह स्वस्थ हो गया। बाद में नेहा भी बेंगलुरु से अपने गांव लौट आई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि अक्सर पढ़े लिखे और अमीर लोग इन बातों पर जल्दी यकीन नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है पैसे से हर बीमारी ठीक हो सकती है। और यह बात कई हद तक सही भी है कि हमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि कई बार डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्याएं होती हैं जिनका इलाज जरूरी होता है। लेकिन आज के ज़माने में यह भी सच है कि 90% बाबा फ्रॉड होते हैं और असली सिद्ध साधु मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, ताकि अगर कभी कोई बुरी शक्ति पास भी आए तो वह हमारा कुछ बिगाड़ ना सके और भगवान खुद हमारी रक्षा करें। यही इस कहानी की असली सीख है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।